अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूज़, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली के जब मैं टॉपिक्स देख रहा था तो मेरा ख्याल है उसको अगर टाइटल HRV दे दिया जाए, होंडा HRV, तो मुझे लग रहा है सारे जो टॉपिक्स पिछले हफ्ते ब्लॉग के अंदर थे वो होंडा HRV के थे। और इसकी रीज़न मैं फिर ये दे रहा था कि बिकॉज लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब भी कोई नई गाड़ी आती है उसके बारे में। और काफ़ी अरसे बाद एक गाड़ी लॉन्च हुई है तो उसके बारे में लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी। हमने उसको इवेंट को फुली आपके लिए कवर किया। अगर आप उसका फर्स्ट लुक रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक लगा देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट वेरिएंट्स का कंपैरिजन, इसके अंदर जो वो मॉड्यूलर किट ऑफर कर रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है ये। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो जैपनीज़ जो इसका वेरिएंट आता है वेजल हाइब्रिड, उससे भी कर रहे हैं। तो उसके और इसके फीचर्स में क्या डिफरेंट है, ये 3-4 ब्लॉग हम लोगों ने लिखे हुए हैं। और ये जो मेरे सामने लिस्ट थी आज ब्लॉग की कि भी यही है जो वीकली में कवर करने हैं, तो मैंने इसलिए उसको टाइटल HRV देकर मैं सारों को लहदा नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए मैंने ये लिस्ट लगा दी। अगर आप HRV के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बड़े ने। ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। बाकी रह गया एक्सपर्ट रिव्यू का। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि एक्सपर्ट रिव्यू हम हमेशा आपको मैं बताता हूँ, मैं पहले से पहले की दौड़ में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए टाइमली रिव्यू लेके आऊँ। और अभी मैं उस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तकरीबन मैंने 1000-1200 किलोमीटर वो चला ली है। तकरीबन थोड़ा सा शहर में और चला के मैं उसके बारे में अपना जो एक ओपिनियन है वो आप लोगों से ज़रूर जल्द शेयर करूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे से पूछेंगे जी फ्यूल एवरेज बता दे, वैल्यू टू मनी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैं मेरे ख्याल से वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो वो लोग जो तमाम लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा, वो शायद बुरा मनाए इस बात का, लेकिन मैंने बड़ा क्लियरली हमेशा से बात रखी है कि ये यूट्यूब का जो हमारा चैनल है इसके ऊपर हम जो रिव्यू डालते हैं वो पूरी जिम्मेदारी से डालते हैं। मैं किसी को इंडिविजुअली जाके पर्सनल कस्टमाइज जो है ना वो आपको फीडबैक नहीं दे सकता गाड़ी की। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल, उसकी वजह से हमारे जो एक इंस्टेबिलिटी है जिसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ, तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से फ्यूल की प्राइसेस हों, ऑटो इंडस्ट्री हो, काफ़ी और चीज़ें भी हैं, एक जो है ना तजब्जब का शिकार है हमारी पूरी इकॉनमी। एंड हमेशा मैं ये बताता हूँ कि स्टेबिलिटी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इनस्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसेस के लिए बुरी होती है, हम सब के लिए बुरी होती है। खैर अभी तक तो स्टेबिलिटी आने का नाम नहीं ले रही। आ रही है तो हर रोज़ एक नई न्यूज़ आती है, एक परेशानी की न्यूज़ आती है। कभी खुदा ना खास्ता कोई शहीद कर दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम अल्लाह में से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए जो है बेहतर फ़ैसला कर दे, हमारे लिए अमन और सुकून का फ़ैसला कर दे और हमारे यहाँ ये जो इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म हो जाए। हमारी दुआएं अपनी जगह हैं और हम करते रहेंगे, और आपसे भी ये इल्तमास है कि आप भी दुआ करते रहें। मुल्क की सूरत हाल फ़िलहाल ये है कि मुल्क में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। एक अजीब परेशानी की सूरत हाल है। आज आधे स्कूल बंद हैं, आधे खुले हैं, कोई ऑफिस बंद है, कोई ऑफिस खुले हैं, और एक परेशानी और हिजान की सूरत हाल है। आई डोंट, मुझे मतलब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कौन एहतजाज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको हुकूमत बदलनी है, किसको हुकूमत चाहिए। बट एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा एक सिंपल मुतालबा भी है, हमेशा दुआ भी होती है कि हम जो है ना स्टेबिलिटी रखें और लोगों के जान माल की हिफाजत जो है वो हुकूमत वक्त की भी, अपोजिशन पार्टियों की और तमाम जितने भी लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो हम अगर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना है तो ऐसे कराएँ कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। खैर ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, कारोबार ज़िंदगी ख़त्म हुआ है। मुल्क में पहले लोगों के पास इकोनॉमिक डेथ लोग मार रहे हैं, उसके बाद इंस्टेबिलिटी उसमें और ऐड कर रही है। इस संडे को हम लोगों ने 30 जो अक्टूबर है सियालकोट में ऑटो शो करना था, और आप लोगों को पता है कि 2-3 साल से कोविड की वजह से ऑटो शोज़ का जो सिलसिला है वो बंद था। और आप लोगों ने भी बड़ा इस बात का इजहार किया था, और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ये चलती रहती हैं तो ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है। अब कई लोगों का एतराज़ होता है कि जी एक तरफ आप कहते हैं मुल्क नहीं चल रहा, दूसरी तरफ आप ऑटो शो कर रहे हैं, ये याशी है। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जहाँ भी कई इवेंट होते हैं, रैलीज होती हैं, शोज़ होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उस शो के साथ सिर्फ एक पार्क व्हील नहीं जुड़ा हुआ, वहाँ पे आने वाली 300 गाड़ियाँ नहीं जुड़े हुए। उस पूरे इलाके के जो लोग जो हज़ारों की तादाद में वो शो देखने आते हैं उनके लिए वो एक एंटरटेनमेंट है। उस शो के साथ सिर्फ एक पार्क व्हील या गाड़ियाँ लाने वाले नहीं बल्कि डिफरेंट वेंडर इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी होती है और तमाम लोगों का रोज़गार चलता है। इसी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में या अगले आने वाले हफ्तों में जितने भी एक्टिविटीज़, जितने इवेंट्स होने थे उन सब के साथ इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक जो है ना एक फिक्स में आ जाती हैं।
खैर फिलहाल मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि हम लोगों ने जो है सियालकोट ऑटो शो को पोस्टपोन कर दिया है। रीज़न ये है कि मोटरवे हो, जीटी रोड हो, तमाम रास्ते जो हैं उनके ऊपर रश होगा और लोगों के लिए आने में बहुत जो है इनकन्वीनियंस होगी, और हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो। और आप लोगों की गाड़ियाँ, आप लोगों का जान माल जो है वो मेरे लिए एटलीस्ट फॉर मोस्ट प्रायोरिटी है। और इसलिए अगर मैं चाहता तो मैं खुद गर्ज होकर कह सकता था कि नहीं जी अब हमारे पैसे लग चुके हैं और हमने ये चीज़ बना ली है, हमने वो बना लिया है, हमारा नुकसान होगा। बट आई हैव डिसाइडेड कि हम इस जो शो है उसको पोस्टपोन करें। पर जो नई डेट है वो अभी थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद उसका जो है अनाउंस किया जाएगा। सिमिलरली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इस्लामाबाद ऑटो शो था वो भी 6 तारीख को रखा गया था, उसकी डेट के बारे में भी रिकन्सिडर किया जाएगा। डिपेंड करता है कि इस वीकेंड के ऊपर क्या हालात रहते हैं, इसलिए अभी तक मैंने उसको पोस्टपोन करना अनाउंस नहीं किया। लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं ऊँट किस कर पर बैठता है, क्या सूरत हाल होती है, तो फिर डिसाइड करेंगे। बुरी खबर है मेरे लिए, आपके लिए, जितने ऑटो लवर हैं और ख़ासतौर पर सियालकोट की जितनी कम्युनिटी है उनके लिए, बिकॉज 2 साल के बाद उनके लिए एक इवेंट होने जा रहा था। कोई नहीं, अभी मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, ये जो है कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन का मतलब होता है कि अगली डेट अनाउंस की जाएगी, कैंसिल का मतलब है कि अब नहीं होगा। सो येस, इस साल सियालकोट ऑटो शो होगा इंशाल्लाह ताला, और हम नई डेट जो है ज़रूर आपके बाद शेयर करेंगे जब एक दफ़ा सूरत हाल थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। HRV की मैं आपसे बात कर रहा था कि HRV के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जी हमने उसकी फर्स्ट लुक बना दिया, हमने उसका कंपैरिजन वीडियो बना दिया, हमने उसकी सारी आपको ऑप्शन बता दी, ये बता दिया कि जापानी में कौन सी है या पाकिस्तान में कौन सी ऑप्शन नहीं है। अभी अगला टॉपिक मैं पढ़ा था कि जी उसकी जो बुकिंग है वो जुलाई तक चली गई है। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है हमारे यहाँ पे। अगेन देखिए, जो हमारा काम है एज ए कंपनी, हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की, हमने आपको उसकी तमाम कंपैरिजन बता दी, आपको घर बैठे हुए ये भी पता लग गया कि उसका फर्स्ट लुक रिव्यू क्या है, वो देखने में कैसी लगती है, उसमें क्या ऑप्शंस हैं। हमने आपको ये बता दिया कि जापानी अगर गाड़ी होती थी तो उसमें क्या था, इसमें क्या कंपैरिजन है। फिर ये बता दिया कि कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसका डिलीवरी टाइम, उसका बुकिंग पीरियड, कितने पैसों से बुक होती है। पिछले पूरे हफ्ते में मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि जी आप होंडा के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाएं कि जी फ़लाने डीलर ने हमसे पैसे लिए, उसने हमें कमिट किया जनवरी में देंगे, दिसंबर में देंगे, अब वो फरवरी मार्च कह रहा है, या अब ये लिखा आ रहा है कि जून जुलाई है। तो अनफॉर्चुनेटली देखें, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड आवाज़ उठाता इंसान उस चीज़ के लिए कि जब कोई आपके साथ जुल्म किया जाए, ज़बरदस्ती किया जाए। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आप होंडा के पास गए, टोयोटा के पास गए, सुजुकी के पास गए, आपने बुकिंग कराने के लिए पैसे दिए, उन्होंने आपको एक फॉर्म दे दिया, PBO जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक डेट लिखी है उसकी डिलीवरी की। ये आपका और उस रिस्पेक्टिव कंपनी का आपस की डील है, उसमें मैं क्यों आवाज़ उठाऊंगा और मेरी आवाज़ उठाना कैसे बनती है मुझे समझ नहीं आती। और प्लस मैं इंडिविजुअल केसेस पे जाके आवाज़ नहीं उठा सकता। येस, टोटलिटी में मैं ये आवाज़ उठा देता हूँ कि अगर तो मुझे मेरे पास 2-3 लोगों ने ये मैसेज भेजे हैं कि होंडा की डीलर ये करें, तो होंडा को इस पर देखना चाहिए कि वो लोगों से पे ऑर्डर ले लेते हैं और उनको PBO लेट इशू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कंपनी में बुकिंग करा रहा है, जब आप पे ऑर्डर दें आप उसी टाइम पे PBO डिमांड करें। 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे का सिस्टम डाउन है। फिर जब आपको PBO मिलता है तो उसके ऊपर डेट जो आपको कमिट की गई होती है वो नहीं होती, फिर आपको कहा है यदि ऐसी लिखी हुई है हम आपको दे देंगे। तो किसी की बातों में ना जाएं। जो आपके PBO जिसको बोलते हैं प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर जो है, उस फॉर्म के ऊपर एक डिलीवरी की टेंटेटिव डेट लिखी होती है, वो भी टेंटेटिव है मैं आपको बता दूं। लेकिन जो टेंटेटिव डेट लिखी है उससे पहले की एक्सपेक्टेशन रखना, उस पर चीखें मारना, उस पर नाराज़ होना, गुस्सा करना, वॉइस मुझे जाके बोलना कि जिस पे बोलें, तो मैं उस बारे में कुछ कर नहीं सकूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको ज़बानी बताया जा रहा है और अगर उस PBO के लिखे हुए में फ़र्क है तब भी आप उसी वक्त अपनी जो है ना उनसे बात करें, बजाय इसके कि बाद में आप अपने ब्लड प्रेशर को हाई करें। और तीसरी बात, अगर वो आपके उस पर नहीं दे रहे तो आप कंपनी के हेड ऑफिस पे कॉल करें, उनसे बात करें, उनसे बात करके ही कोई मसले का हल हो सकता है। मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी कंपनी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ कि मैं हर केस के लिए उठा के कंपनी को फ़ोन करूँगा कि जी फलाने बंदे को आपने गाड़ी कहा था नहीं दी थी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उर्दू में एक मुहावरा आता है, मुश्तरी होशियार बाश। तो जब आप गाड़ी बुक करा रहे हैं ना, तो अगर वो गाड़ी जल्दी आ जाएगी तो ना तो वो आप सुनील को देके जाएंगे और ना ही आप उसकी एक्स्ट्रा तारीफ करके जाएंगे। तो जब वो लेट आ रही है तो उसके लिए सुनील आपके लिए जाके एफर्ट क्यों करेगा। मैं एक टोटलिटी में आपको बता दूं, मैं इंडिविजुअल केसेस पे किसी की हेल्प नहीं कर सकता। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है कि वाकई बहुत आउटराइट आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आपकी जनवरी की डिलीवरी थी और अगला साल आ गया, नहीं दे रहे और आपकी कोई बात नहीं सुनना, तो येस, आई विल बी योर ईयर्स, आई विल बी योर वॉइस, आई विल बी योर टंग। बट अगर आप कहें कि जी मैं आज कराने बुकिंग किया था, और होता ही है कि अक्सर लोग जो है ना जब ये बुकिंग करा रहे होते हैं अर्ली बुकिंग में, तो 90% लोग जो है वो ऑन के लिए करा रहे होते हैं, बाकी जो 10% है वो अपने चलाने के लिए करा रहे होते हैं। अब वहाँ पे कंपनियों में भी जो लोग गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं उनका भी कारोबार है, उन्होंने भी अपने साथ इन्वेस्टर जोड़े हुए हैं। एक अजीब पूरा वो एक जिसे कहते हैं ना परेशानी का एक सीन है। तो बीइंग अ कस्टमर आपको मैं एजुकेट यही कर सकता हूँ कि भाई जब आप गाड़ी बुक कराएं तो PBO ज़रूर लें।
आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटे का वेट मत करें। दिनों के वेट करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी है विद इन डेज जो है वो मंथ्स आगे चली जाती है। और कंपनीज़ के यहाँ पे मैं बात करूँगा कि देखिए आपको भी एक अगर मेरा एक जो है ना पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और अगर मुझे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी का मुझे पता है कि मैं 2 महीने से ज़्यादा बियॉन्ड पे डिलीवरी नहीं दे सकता, तो मैं सिर्फ 2 महीने की बुकिंग पकड़ूंगा, उससे आगे की मैं नहीं पकड़ूंगा। यहाँ पे एक जनरली एक ये जो है ना एक टैक्ट समझा जाता है कि शायद ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है जी, हमारी गाड़ी की 1 साल की बुकिंग आ गई जी, जुलाई पे चलेगी, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। तो ये दोनों तरफ के लिए था, कंज्यूमर को भी मैंने अपनी एडवाइस बता दी है, कंपनी को भी दबा दी है। अमल करना दोनों के अपने प्रोग्रेटिव है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। यस, अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो मैं आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ, बट अगेन इंडिविजुअल केसेस के ऊपर जाके कंपनी से बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगली न्यूज़ है वो सुजुकी की तरफ से, और आई एम सरप्राइज, बल्कि प्रेजेंटली सरप्राइज कि अभी जो मैंने अभी पिछली आपको उसमें आइडिया दिया था, एंड टेक माई वर्ड फॉर दिस, मैंने ये ब्लॉग पहले नहीं पढ़ा हुआ था और अभी पढ़ा है कि सुजुकी ने जो नई पॉलिसी अनाउंस की है, और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है कि एज अ कंपनी उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है बुकिंग की, और उसके पहला क्लॉज ये है कि वो 60 डेज से ज़्यादा की बुकिंग नहीं लेंगे। जैसे कि मैं अभी सोच रहा था कि किसी भी एक जिम्मेदार इदारे को ये करना चाहिए, बजाय इसके कि आप भी सोचेंगे जी ये बड़ी मार्केटिंग एक्टिविटी है कि जी हमारे पास अगले 1.5 साल की बुकिंग है। सो एक बड़ा अच्छा कदम है, उन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि हम 60 दिन से ज़्यादा का जो डिलीवरी पीरियड है टेंटेड डिलीवरी का, उससे ज़्यादा के ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी, पहले एक उन्होंने चेंज किया था कि मुझे याद है कि सुजुकी की बुकिंग जो है आप हेड ऑफिस में जाके कराते थे, अब उन्होंने वापस वो डीलरशिप पे दे दी है उनके रिस्पेक्टिव कोटे के मुताबिक। और तीसरी न्यूज़ उन्होंने ये दी है कि अगर वही बात है कोई डीलरशिप जो ओवर बुकिंग करेगा और वो 2 महीने से ज़्यादा की होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा उन्होंने प्राइस होल्ड पॉलिसी भी एक अनाउंस की है कि प्राइसेस जो वो चेंज होती हैं, अक्सर लोगों का परेशानी होती है कि कौन सी प्राइस जो है वो वैलिड होगी, कौन सी नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा ये लगता है कि अगर 60 दिन की प्राइस दिन है कि बुकिंग है तो फिर वो मेरा ख्याल है प्राइस होल्ड, मुझे ये लगता है, मैंने भी पढ़ा नहीं व्लॉग, आपके साथ मैं भी पढ़ लूँगा, तो मुझे लगता है कि वो यही होगा कि अगर आपने 60 दिन के अंदर बुकिंग कराई हुई और ऑब्वियसली जब बुकिंग वो साइकिल 60 डेज़ का रख रहे हैं तो उनके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्राइस भी आ जाएगी और मेरा ख्याल है वो फिक्स हो जाएगी। इसको पढ़ने के लिए मैं और आप दोनों पढ़ लेते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ें। सुजुकी से लेके अगली न्यूज़ जो है, अगली 2 न्यूज़ जो है सुजुकी से रिलेटेड है, एक अच्छी और एक बुरी। पहले बुरी सुना देता हूँ। तो सुजुकी का जो लास्ट जो है ना सूरत हाल अगर एज अ कंपनी देखें, वैसे तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी डाउन है, थोड़ी तो नहीं काफ़ी डाउन है, और कंसेक्टिवली 3rd क्वार्टर के अंदर सुजुकी ने जो है वो लॉस रिपोर्ट किया है, एंड 2.48 बिलियन रुपीज़ का लॉस है फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ 2022, जो कि 30 सितंबर को क्लोज़ हुआ है। एंड मेरे ख्याल से ये इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो अपनी जगह पे रहते ही हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग डेज़ हैं। नॉन परफॉर्मिंग डेज़ क्यों हैं? बिकॉज स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी ऐसी बनाई थी जिसकी वजह से काफ़ी मई से लेके अब तक जो CKD किट्स होती हैं, जो कि गाड़ियों के नॉकडाउन किट्स होती हैं, वो इंपोर्ट जब हो रही थी तो उनमें काफ़ी तातुल का शिकार था। तो कंपनी फैक्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है वो अपनी जगह खड़ी हुई है, स्टाफ भी है, सैलरीज भी हैं और डिफरेंट चीज़ें साथ लगी हुई हैं। तो ये सिर्फ सुजुकी के साथ नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी ऑटो इंडस्ट्री इसके ऊपर एग्री करेगी मेरे साथ कि, और आप लोग भी इसमें मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये ऑटो इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है। क्योंकि आप एक लीगल कारोबार करते हैं, जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में लेके आते हैं, आपको सर्टन चीज़ें कमिट की जाती हैं, और फिर आपकी लीगल इंपोर्ट को अगर इस तरह रोका जाएगा, टाइम डिले किया जाएगा, तो आपकी जो पूरा यूनिट इकनॉमिक्स है वो ख़राब हो जाती है। तो आई वुड लाइक टू अर्ज जो भी स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह सारे के, वो इसके ऊपर दे शुड टेक अप देयर केस एंड दे शुड मेक श्योर कि जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री जो है वो ऑटो इंडस्ट्री है, जिसमें कोई मतलब टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। जो गाड़ी बनती है, जो मोटरसाइकिल बनता है, सबके चेसेस नंबर साहब गवर्नमेंट से शेयर होते हैं, और रिस्पेक्टिवली उसके ऊपर हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट के ऊपर भी ले रही है, CKD किट्स के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर भी ले रही है, फिर सेल टैक्स भी है, फिर वो गाड़ी सड़क पे चलती है उस पर भी टैक्स है। और ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ ये 10, 12, 13 कंपनियां नहीं हैं, इसके साथ पूरी एक वेंडर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। वेंडर इंडस्ट्री के साथ इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी जो इंडस्ट्री का ताल्लुक है। तो अगर आप इंडस्ट्री के इस पहिए को रोकेंगे तो ये नहीं होगा कि सिर्फ ये 13 कंपनियां बंद होंगी या इससे कुछ 13 ख़ानदान ख़राब होंगे। इससे एसोसिएटेड 3,500-4 हज़ार वेंडर इंडस्ट्री, उससे एसोसिएटेड लाखों ख़ानदान, उसके बाद गाड़ियों से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले। तो मेरा ख्याल है, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था कि कुछ नहीं तो पाकिस्तान की इकॉनमी का 10% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 22 करोड़ में से 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है उनके रोज़गार का वो गाड़ी के साथ है, व्हील्स के साथ है, गाड़ियों के पार्ट्स के साथ है, एसेसरी के साथ है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ है। कार डीलर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, बैंक में जो गाड़ियों से डील करें। तो 2.5-3 करोड़ लोगों की जो रोज़गार है वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में मेरे ख्याल से सीरियसली सोचना चाहिए।
एंड अगेन मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जब ऑटो इंडस्ट्री कोई चीज़ गलत करी होती है तो मैं पहला बंदा होता हूँ जो सबसे पहले उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, और ये आप पिछले तकरीबन 19 साल में देखते आए हैं। लेकिन इस टाइम पे मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो मैंने किसी मीडिया में ये नहीं देखा कि जी मीडिया पे खबरें चलती हैं गाड़ियाँ महंगी हो गई, लूट लिया, बाजार लगा लिया, ऑन कर दिया। लेकिन अब जब ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर बुरा वक्त है, और मेरे ख्याल से असल में बुरा वक्त है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, तो कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मैं अपने ताईं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा कि जहाँ तक जिस लिमिट तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उनकी इंपोर्ट पॉलिसी या उनकी सी के टिकट्स को जो लिमिट किया जा रहा है वो गलत है। बाकी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, प्राइस कंट्रोल, ये वो, उस पर मैं उनसे एग्री करूँ ना करूँ वो डिफरेंट चीज़ है, बट दिस पार्ट आई थिंक दे आर राइट और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छी खबर जो सुजुकी की तरफ से थी, सुजुकी का एक नया बाइक आ रहा है जी GSX 125, और वो उसको अनवील करने जा रहे हैं। उसके बारे में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, अगर आप बाइक लवर हैं, बाइक ख़रीदना चाहते हैं और सुजुकी 125 में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे सामने जो भाई खड़े हैं उन्होंने CG 125 की टी शर्ट पहनी हुई है, तो 125 में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और समरान अगर आप भी रखते हैं तो आप भी जाके देख लें जी। CG 125 आ रही है, CG नहीं है, सुजुकी है, तो इस GSX 125, CG जो है वो होंडा की सीरीज़ है, तो GSX 125 आ रही है जी सुजुकी की, और उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ब्लॉग पे लगे हुए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, और लास्ट मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी दुनिया में आगे जा रही है, हमारी तरफ भी बहुत अच्छा किया गया। इस फ़ोन के अंदर इतनी चीज़ें दे दी गई हैं कि अगर आपने किसी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना है, टोकन पे करना है, सारे सूबों में आप टोकन भी पे कर सकते हैं। पंजाब का जो सिस्टम आया था नया ट्रांसफ़र का, वो बहुत अच्छा था, बट अगेन जो पंजाब के मिनिस्टर एक्साइज़ हैं उनके कान पे मेरा ख्याल है अभी तक जू नहीं रेंगी। मैं जब तक नहीं रेंगेगी मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा, कोई मसला नहीं, मेरा कोई बिल नहीं आता इस चीज़ के ऊपर। सो पंजाब का जो ट्रांसफ़र का सिस्टम है उसके अंदर जी एक करप्शन की लूट मार मची हुई है। बहुत अच्छा सिस्टम था, डिजिटल बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र था, यूज़र के राइट भी जो है बायर के सेलर के दोनों के प्रोटेक्टेड थे, और उसमें कोई फिज़िकल जो इंस्पेक्शन नहीं थी। बट फिर एजेंट माफिया को खुश करने के लिए, फाइनेंसर्स को खुश करने के लिए, डिफरेंट ऐसे अनासर जो कि ब्लैक मनी बनाते हैं, जो कि इलीगल मनी बनाते हैं, जिसका सरकारी ख़जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, एक इंस्पेक्शन की शिक रख दी गई बीच में, ताकि वो इंस्पेक्शन के नाम पे जो है अब आपसे जो है ना वो ब्लैक मनी या जिसे कहते हैं ना रिश्वत का मनी मांगा जाएगा, और मांगा जा रहा है। ये बात मैं आपको ऑन चैलेंज कह रहा हूँ। मिनिस्टर साहब भी चेक कर लें, एक्साइज़ के DG साहब भी चेक कर लें, एक्साइज़ के अंदर तमाम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, सबको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है कि गलत है। बीच में एक आवाज़ आई थी कि जी बायोमेट्रिक को ख़त्म किया जा रहा है, वो भी एक सर्टन ग्रुप है जिनका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो पुराने ज़माने की जो लूट खसूट का बाजार होता है कि जी रिश्वत दी और ये पैसे दिए और फलाना दिया तो ट्रांसफ़र होगी तो फाइल होगी, दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, हमें वो बैकवर्ड खींचने के चक्कर में है। तो उन्होंने कहा जी ख़त्म हो रहा है बायोमेट्रिक, तो मैंने आपको तभी बताया था बायोमेट्रिक ख़त्म नहीं हो रहा, उसके पैरेलल शायद थोड़ा एक अरसे के लिए लोगों को ट्रांसफ़र की इजाज़त दे दी जाएगी, जो कि कई जेन्युइन केसेस हैं जिनमें मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ। मेरे पास भी 1-2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनसे मैंने ली थी, वो मुल्क से बाहर हैं और वहाँ से बायोमेट्रिक नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए आप एक्सेप्शन के लिए पूरे सोसाइटी को, पूरे रूल को चेंज नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर एक्साइज हाफिज़ साहब हैं, मुझे पता है, और उनसे एक आध दफ़ा मुलाकात भी हुई मेरी इस इवेंट के ऊपर, ये इन्होंने जो किया था लास्ट टाइम जब ये डिजिटाइजेशन का था, और बड़ा अच्छा इवेंट था और बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे थे। तो मैं सर आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन या तो डायरेक्शन चेंज हो गई है या किसी ने डाइवर्ट कर दिया है या आपको आपके इल्म में नहीं है, तो आप इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालिए। और मिनिस्टर एक्साइज जो है उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आप चेक कर लें कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उसके अंदर जो मॉडर्न सिस्टम लाया गया था, फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया था, और उसके अंदर अब उस फुल प्रूफ सिस्टम के साथ खेला जा रहा है, और अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस सिस्टम को बेसिकली फुल बनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो ये करप्शन का बाजार है ये भी गर्म है। इसको देख लें ताकि आपकी जो एक बहुत अच्छी काविश थी, बहुत एक अच्छा सिस्टम आप लेकर आए थे, हमने उसकी बड़ी आपकी तारीफ़ भी की थी, उसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे चलेगा, और इस साल जनवरी में वो 100% बायोमेट्रिक पे चले गए थे। बट अब ये जो बायोमेट्रिक के साथ एक फ़िज़िकल इंस्पेक्शन की जो शिक है, ये मेरे समझ से बाहर है कि ये कौन सी मंतक है कि सारा कुछ ऑनलाइन किया जाए और उसके बाद फिर उसके साथ ऑफलाइन जाके एक फ़िज़िकल इंस्पेक्शन भी की जाए। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्साइज़ का सब्जेक्ट भी है या उनका प्रोग्रेटिव भी है, बिकॉज अगर आपको कोई लीगल इशू है या ऐसा कोई इशू, वो एक्साइज़ का मैटर ही नहीं है। एक्साइज़ उसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का कस्टोडियन है, कहीं उसकी ओनरशिप एक्साइज़ के पास नहीं है, एक्साइज़ ने उसको कहीं ऑथराइज़ नहीं किया, कहीं उसको कोई लीगल एक्साइज़ का वो नहीं है। अगर उसकी कोई पुलिसिंग में या कोई लीगल उसमें राइट का इशू है तो वो तो पुलिस का सब्जेक्ट है, वो एक्साइज़ का है ही नहीं। तो अपनी जो इदारे हैं ना, वो अपनी जो उनकी लिमिट है, जो इदारों का डिफाइंड रोल है आइन में, उसमें रहेंगे तो बेहतर है। उसके अलावा अगर आप अपने आइनी रोल से बाहर निकल के बिला वजह की जिम्मेदारियाँ लेंगे तो जो जिम्मेदारी आपकी अपनी आप से वो भी पूरी नहीं होगी। जहाँ डिजिटाइजेशन की बात आ रही थी वहाँ पे पंजाब ट्रैफिक पुलिस के बारे में एक न्यूज़ मेरे सामने आई है। न्यूज़ तो बहुत अच्छी है,
कि जी सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग करेगी उन इलाकों की जहाँ पे ट्रैफिक का रश ज़्यादा है और ट्रैफिक के बहाव में जो है मसाइल हैं। मुंतज़र मेहदी साहब CTO लाहौर हैं, वो अक्सर कोशिश करते रहते हैं कि नई से नई चीज़ें लेकर आएँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ पे बड़ा इतराज़ होता है कि हमारे मुल्क में जो है ना एक खुला तजाद कहते हैं ना सोहेल बड़ा, ऐसा वो है कि ड्रोन जो है वो जनरली वैसे बैन है लेकिन हम उसके फ़ायदे भी उठाना चाहते हैं। एक आम जो है बंदा जब वो ड्रोन इंपोर्ट करता है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी बैन है, लेकिन हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई सरकारी फंक्शन हो उसकी वीडियो ड्रोन के बगैर इनकम्प्लीट होती है, कोई फंक्शन हो जाए जहाँ पे कोई भी जिसे कहते हैं डिग्नेटरी आई हो उसके ऊपर ड्रोन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। अब ट्रैफिक पुलिस भी ड्रोन को यूज़ कर रही है लेकिन ड्रोन की इंपोर्ट बैन है। अजीब सी बात है, एक इलीगल चीज़ जो है उसके थ्रू ये सारी चीज़ कवरेज कैसे होती है? तो ये खुला तजाद है। मेरा ख्याल है हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। जहाँ पूरी दुनिया के अंदर गूगल मैप्स के ऊपर वैसी सैटेलाइट इमेज मौजूद हैं तो अगर कोई बंदा ड्रोन से इमेजेस बना भी लेगा तो उससे किसी की सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं आएगी। येस, उसके लिए आप लीगल पॉलिसी बना सकते हैं, आप उसके लिए लाइसेंसिंग दे सकते हैं, आप उसको लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो लोग ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास तरीका पता हो कि किस तरह करना है और आपके पास भी रिकॉर्ड हो कि किस किस के पास लीगल ड्रोन मौजूद हैं। बट येट आई थिंक अच्छी एफर्ट है CTO साहब की, अगर ये कामयाब हो जाए। अभी तो अगेन मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं, कभी मुजाहरा हो रहा है, कभी मैच हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है और हमारी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो रोल जो उनका है ना बर्डन वो बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक देयर जॉब इज़ कमेंडेबल टू द एक्सटेंट कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने की। जहाँ पे वो अच्छा काम करते हैं हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ पे वो बिला वजह 6-7 के जो है ना जत्थे में खड़े होकर लोगों के आगे जंपे मार रहे होते हैं वहाँ पे हम पॉइंट आउट भी करते हैं। बट येट लेट्स सी, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा अर्सा चलेगा ये ड्रोन वाला जो है। अभी मुझे लगता है एक मोर ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, अगर हो जाए तो क्या बात है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंस्पायर्ड है दुबई की पुलिस से। दुबई की पुलिस जो जो कर रही होती है हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट ये है कि वो कंसिस्टेंटली करते हैं और हम एक हफ्ता करके और 2 हफ्ते करके फिर भूल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कंसिस्टेंटली चले। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताएं, बुरी लगती है वो भी बताएं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on Parkville.